हाँ भाई, अपना आज का नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है ना। देखो, प्रकाश के अपवर्तन के लिए आपको क्या अति आवश्यक है। यहाँ कोई दो अलग अलग माध्यम होने चाहिए, सेपरेट माध्यम। ठीक है ना। मैं मान लेता हूं कि ये वाला अपन का सघन माध्यम है, ऊपर वाला, और नीचे वाला कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम है। ऐसे इधर मैं मान लेता हूं ये आपके पास विरल माध्यम है, और ये कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम है। हो सकता है प्रकाश की किरण आपकी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, हो सकता है प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाए। ये अपने पास में क्या है, अपवर्तक पृष्ठ है। अपवर्तक पृष्ठ का मतलब क्या हो गया, दोनों माध्यमों को सेपरेट करने वाला पृष्ठ हो गया, पृथक करने वाला पृष्ठ हो गया। कोई समस्या थोड़ी है। चले आगे। अब देखो, ये अपने पास में कोई पृष्ठ हो गया, और इस पृष्ठ पर कौन है हमारे पास, यहाँ अभिलंब। ठीक है ना। अब देखो, इस पृष्ठ पर कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है। ठीक है बेटा, ये प्रकाश की किरण आपतित हो रही है आपकी कहाँ, सघन माध्यम से। कहाँ जा रही है, विरल माध्यम में। एक्चुअली इसको जाना कैसे चाहिए था, इस प्रकार से जाना चाहिए था सीधा, लेकिन ये ऐसे ना जाकर कैसे जाती है, इस प्रकार से चली जाती है। ठीक है बेटा। चलो, ये वाला क्या हो गया आपके पास में, आपतन कोण हो गया, और ये वाला कोण क्या हो गया आपके पास में, अपवर्तन कोण हो गया, रिफ्लेक्शन है। कोई दिक्कत थोड़ी है। चलो, ऐसे ही आपके पास में यहाँ देखो, ये अभिलंब हो गया, ये प्रकाश की किरण आपतित हो रही है। कौन से माध्यम में आपतित हो रही है, विरल माध्यम में। कौन से माध्यम में जा रही है, सघन में। इसको जाना कैसे चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, सीधा ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन जाएगी कैसे, इस प्रकार से। ठीक, ये आपके पास में आपतन कोण आई हो गया, और ये क्या हो गया आपके पास में, अपवर्तन कोण आर हो गया। हुआ या नहीं हुआ, कोई समस्या। चले, अब आप देखो, यहाँ ये वाला कोण ज्यादा है, ये वाला कोण ज्यादा है, ये वाला कोण ज्यादा है, कोण आर इज ग्रेटर देन कोण आई, है ना। और यहाँ कोण आई इज ग्रेटर देन कोण, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है ना। कोई समस्या। अब देखो, आप मुझे डिफाइन करना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन, ये डिफाइन करना है। जब कोई प्रकाश की किरण, ये कौन है, आपतित प्रकाश। कौन है बेटा, आपतित प्रकाश। देखो, प्रकाश के अपवर्तन को देखो, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, देखो एक माध्यम से दूसरा माध्यम, ऐसे यहां एक माध्यम से दूसरे माध्यम, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो इन दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले तल से यह अपने पथ से विचलित हो जाती है। कौन, ये आपतित प्रकाश की किरण अपने पथ से विचलित हुई। कैसे हुई, ये ऐसे आ रही थी, इसको सीधा सीधा जाना चाहिए था, लेकिन कैसे गई, इस प्रकार से। इसको ऐसे सीधा सीधा जाना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन कैसे गई, इस प्रकार से गई, है ना। ये वाली घटना क्या कहलाती है आपकी, प्रकाश का अपवर्तन। मतलब जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। तो वह कौन, प्रकाश की किरण अपने पथ से विचलित हो जाती है। प्रकाश की यह घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। ठीक, यहाँ हो सकता है प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, या विरल से सघन में जाए। यदि आपकी जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है,
तो वह अविलंब से दूर हट जाती है। ये क्या था पूरा अपना अविलंब, तो वह अविलंब से दूर हट जाती है। मतलब मैं बोल सकता हूं जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अविलंब से दूर हट जाती है, हट रही है। इधर देखो, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अविलंब की ओर झुक जाती है। झुक रही है या नहीं, कोई समस्या? ठीक। प्रकाश के अपवर्तन का मुख्य कारण यह है कि प्रकाश के अपवर्तन का मुख्य कारण क्या है? प्रकाश के अपवर्तन का मुख्य कारण यह है कि प्रकाश का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होना। प्रकाश का वेग अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होना, यह किस बात को डिनोट करता है? प्रकाश के अपवर्तन को। आप देखो, ये सघन माध्यम है, यहाँ प्रकाश का वेग कुछ अलग है। ये प्रकाश का वेग मैं मान लेता हूँ c1 है, यहाँ विरल माध्यम है, यहाँ प्रकाश का वेग क्या है? c2। क्या है? अलग अलग है ना। देखो, यहाँ सघन माध्यम में प्रकाश का वेग कम होगा और विरल माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा? अधिक होगा। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके अपने पथ से विचलित होने का मुख्य कारण यह है कि उस तरंग के वेग में वृद्धि हो जाती है और तरंग के वेग में वृद्धि होने के कारण वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। किससे? पथ से। तरंग के वेग में वृद्धि होगी। भाई आप एक बार ऐसे सोचो, आप बाइक से जा रहे हो या साइकिल से सड़क पर जा रहे हो या पैदल सड़क पर जा रहे हो, आपके पास से कोई जोर से तेजी से ट्रक गुजरता है। जैसे आपके पड़ोस से तेजी से ट्रक गुजरेगा तो आप ये बताओ आपका वेग चेंज होगा या नहीं होगा? अगर हो सकता है आप ऐसे जा रहे हो, ट्रक ऐसे आ जाए तो आपका वेग बढ़ जाएगा। हो सकता है आप ऐसे जा रहे हो, ट्रक ऐसे आ जाए तो वेग क्या हो जाएगा? कम होगा या नहीं होगा? है ना। और जैसे ही आपका वेग चेंज होगा तो याद रखना आपका पथ भी चेंज हो जाएगा। आपको या तो बाहर की तरफ या ट्रक के अंदर की ओर कोई धक्का का अनुभव होगा। इसका मतलब क्या हो गया? आप अपने पथ से विचलित हो रहे हैं ना। जब भी गति करते हुए किसी पार्टिकल की वेलोसिटी में कोई चेंज होता है तो उस वाली कंडीशन में वह अपने पथ से डिस्टर्ब हो जाता है। जो पार्टिकल गति कर रहा है उसकी वेलोसिटी में चेंज हो रही है, जैसे ही वेलोसिटी में चेंज होगा वो अपने पथ से क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना। तो मैं बात करना चाहूँ, आपसे कोई पूछे कि प्रकाश के अपवर्तन का मुख्य कारण क्या है? प्रकाश के अपवर्तन का मुख्य कारण यह है कि प्रकाश का वेग अलग अलग माध्यम में अलग अलग होना। जैसे ही प्रकाश की किरण का वेग चेंज होता है तो वह किरण अपने पथ से क्या हो जाती है? डिस्टर्ब हो जाती है। और किरण का अपने पथ से डिस्टर्ब होना ही क्या कहलाता है? आपका प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। कोई समस्या थोड़ी है। चलो ठीक, यहां देखो, याद रखना, आप हमेशा याद रखना है इस बात को, यदि आपके पास कोण I का मान ज्यादा है और कोण R का मान कोण R का मान ज्यादा है और कोण I का मान कम है तो उस वाली कंडीशन में अपवर्तन के बाद प्रकाश के वेग में क्या होगी बेटा? वृद्धि होगी। ठीक है ना। और यदि आपके पास में कोण I का मान क्या है? ज्यादा, और कोण R का मान कम है तो वेग में क्या होगी? वेग में कमी होगी या नहीं होगी? कभी आपसे नॉर्मल एक क्वेश्चन पूछ लेता है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी अपवर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है जिसके लिए आपतन कोण I बराबर 20 डिग्री एवं अपवर्तन कोण R बराबर 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, तो वह प्रकाश की किरण कौन से माध्यम में प्रवेश करेगी? देखो आप, मेरे पास कोण है, यहाँ पर कोण I का मान कम है और कोण R का मान क्या है? ज्यादा है या नहीं? इधर देखो, कोण R का मान ज्यादा, कोण I का मान कम, इसका मतलब क्या घटना होगी हमारे पास में? प्रकाश की किरण कौन से माध्यम से जा रही होगी? सघन से। कौन से माध्यम में जा रही होगी? विरल माध्यम में जा
है ना। कौन से माध्यम से कौन से माध्यम में जा रही है, अगर एग्जांपल देख के अपन आइडेंटिफाई करना चाहें तो आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर को देखकर अपन इजीली कह सकते हैं इस बात को, कोई समस्या थोड़ी है। चले आगे, चलो भाई, ये मेरे प्रकाश का अपवर्तन हुआ। अगर मैं बात करना चाहूं प्रकाश के अपवर्तन के नियम, तो मुख्यतः प्रकाश के अपवर्तन के 3 नियम है। कितने नियम है बेटा? 3 नियम है। और 3 नियम कौन कौन से हैं? पहला नियम, आपतित प्रकाश की किरण, आपतित प्रकाश की किरण, अपवर्तित प्रकाश की किरण, अपवर्तित प्रकाश की किरण, और अविलंब, और क्या? अविलंब। तीनों एक ही तल में होते हैं। कहाँ होते हैं? एक ही तल में होते हैं तीनों के तीनों। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो प्रकाश के परावर्तन में ही पढ़ा है, अपवर्तन में ही पढ़ रहे हैं। चले आगे, दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है आपके पास में साइन आई अपॉन साइन आर बटा म्यू। बेटा म्यू क्या है आपका? म्यू बराबर अपवर्तनांक। म्यू क्या है? अपवर्तनांक है, ठीक है ना। ये आई क्या है? आपतन कोण, और आर क्या है? अपवर्तन कोण, है या नहीं? कोई समस्या थोड़ी है। आप देखो यहां मैंने कहीं पढ़ा था कि साइन थीटा को अपन क्या बोलते हैं? ज्या। और कोस थीटा को क्या बोलते हैं? कोस ज्या। टेन थीटा को स्पर्श, यही हो रहा है ना। तो देखो आपके पास साइन थीटा है, ये साइन थीटा, ये रहा साइन थीटा, आपतन कोण का साइन थीटा है ना। तो मैं यहां बोल सकता हूं दूसरे नियम में प्रकाश के अपवर्तन का द्वितीय नियम क्या है? इस नियम के अनुसार आपतन कोण की ज्या एवं अपवर्तन कोण की ज्या, है ना, आपतन कोण आई की ज्या एवं अपवर्तन कोण आर की ज्या का अनुपात सदैव एक स्थिरांक होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं? स्नेल स्थिरांक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? स्नेल स्थिरांक कहते हैं। ये इसे म्यू से डिनोट करते हैं। आपतन कोण की ज्या एवं अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव एक स्थिरांक होता है, जिसे स्नेल स्थिरांक कहते हैं। क्या कहते हैं? एवं इस नियम को स्नेल नियम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? स्नेल का नियम भी कहते हैं। जहां म्यू जो स्नेल स्थिरांक है, जिसे अपन अपवर्तनांक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। और म्यू बराबर आपके पास में क्या होता है बेटा? μ2 अपॉन μ1। μ2 ये आपके दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक हो गया, ये प्रथम माध्यम का अपवर्तनांक हो गया। दूसरे माध्यम का प्रथम माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक माध्यम के अपवर्तनांक को डिनोट करता है, जिसे किससे डिनोट करते हैं? म्यू से। एक्चुअली अपन इसको म्यू को क्या लिख देते हैं बेटा? इधर देखो साइन आई, इधर देखें साइन आई अपॉन साइन आर बराबर μ2 बराबर μ2 अपॉन μ1। यहाँ दूसरे माध्यम का प्रथम माध्यम के सापेक्ष, कौन से माध्यम का? दूसरे माध्यम का। कौन से माध्यम के सापेक्ष? प्रथम माध्यम से। दूसरा माध्यम वह माध्यम होता है जिसमें अंतिम बार प्रकाश की किरण पहुंचती है, अंतिम बार यहाँ पहुंच रही है, प्रथम यहाँ से यहाँ पहुंची हुई। अगर यहाँ मैं बात करना चाहूं तो यहाँ आपके पास में क्या आएगा? ये μ1 हो गया, ये μ2 हो गया। सेम प्रोसेस चलेगा ना चलेगा? कोई समस्या, कोई दिक्कत? एक चीज और आती है हमारे पास में। चलो अभी तो 2 नियम हो गए प्रकाश के अपवर्तन की। चले आगे, तीसरा नियम क्या है? तीसरा नियम देखो, प्रकाश के अपवर्तन का तीसरा नियम। प्रकाश के अपवर्तन का तीसरा नियम, आपतित किरण एवं अपवर्तित किरण, यही है ना। ये आपतित किरण हो गई आपकी और ये अपवर्तित किरण हो गई, ये ना। आपतित किरण एवं अपवर्तित किरण की तरंग दैर्घ्य, आपतित तरंग एवं अपवर्तित तरंग या आपतित किरण व अपवर्तित किरण की तरंग दैर्घ्य, क्या चीज? तरंग दैर्घ्य व वेग दोनों ही बदल जाते हैं। दोनों ही क्या हो जाते हैं? आपके चेंज हो जाते हैं। केवल आवृत्ति नियत रहती है।
आवृत्ति क्या रहती है, नियत रहती है। ये आपके पास में कौन सा नियम हो गया, तीसरा। प्रकाश के अपवर्तन के दौरान आपतित प्रकाश की किरण एवं अपवर्तित प्रकाश की किरण की तरंग दैर्घ्य व वेग दोनों ही बदल जाते हैं। तरंग दैर्घ्य व वेग दोनों ही बदल जाते हैं, केवल आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है बेटा, ये आपका तीसरा नियम हो गया। आपके माइंड में क्वेश्चन क्रिएट हो रहा होगा, गुरुजी न्यू बराबर क्या होता है, C/λ। न्यू आवृत्ति होती है, लैम्बडा तरंग दैर्घ्य होता है। अगर आपका लैम्बडा चेंज होगा तो न्यू चेंज होगी, ये जानते हैं। लेकिन याद रखना बेटा, ये सार्वत्रिक है। अपवर्तन के दौरान तरंग दैर्घ्य चेंज होती है लेकिन आवृत्ति चेंज नहीं होती। यही कारण है कि प्रकाश का निर्वात में वेग सदैव नियत रहता है। प्रकाश का निर्वात में वेग कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। आप सोचो, ये कांच की पट्टिका है, प्रकाश यहां आया, यहां से निर्वात में आया, फिर कांच में गया और पुनः निर्वात में आया। यहां प्रकाश का वेग ज्यादा था, यहां प्रकाश का वेग कम हो गया और पुनः प्रकाश का वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और प्रकाश का वेग बढ़ने का रीजन क्या है, क्योंकि उसकी आवृत्ति क्या है, नियत। क्या है, नियत। यहां देखो, यहां वेग ज्यादा था, यहां वेग कम है। इसका मतलब यहां तरंग दैर्घ्य कुछ अलग थी, यहां तरंग दैर्घ्य कुछ अलग है। जैसे तरंग दैर्घ्य चेंज हुई तो प्रकाश की किरण अपने पथ से क्या हो गई, डिस्टर्ब हो गई। और ये मैं पहले बोल चुका हूं, जैसे ही प्रकाश के किरण के वेग में चेंज होता है या उसके लैम्बडा में चेंज होता है तो उस वाली कंडीशन में क्या होता है बेटा, जो कोई प्रकाश की किरण है वो अपने पथ से क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, विचलित हो जाती है। और ये घटना क्या कहलाता है आपके पास में, अपवर्तन। प्रकाश का मैं बात करना चाहूं, प्रकाश के अपवर्तन के 3 नियम थे। पहला नियम, आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक। दूसरा नियम, आपतन कोण की ज्या एवं अपवर्तन की कोण की ज्या का अनुपात सदैव एक स्थिरांक होता है, जिसे स्नेल स्थिरांक कहते हैं, एवं यह स्नेल का नियम कहलाता है। ठीक, कोई दिक्कत, यहाँ कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। तीसरा नियम क्या है, प्रकाश के अपवर्तन के दौरान आपतित प्रकाश की किरण एवं अपवर्तित प्रकाश की किरण के वेग और तरंग दैर्घ्य दोनों ही बदल जाते हैं, केवल उसकी आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बोलो कोई समस्या?